तो हेलो भाइयों और बहनों, कैसे सब लोग। तो आज हम देखने वाले हैं आपका टॉपिक 11 जो कि हम लोग का है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। ठीक है, तो दोनों ये टॉपिक है जिसको हम लोग एक ही टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अभी देखते हैं टॉपिक 11 जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। ठीक है, तो इसमें सिर्फ गॉस लॉ का डेफिनेशन देंगे और उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देंगे, और दूसरा वीडियो में गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन था ना वो सब देंगे। ठीक है, तो पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस नॉर्मली और परपेंडिकुलरली। देखो इस पूरा डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है बोलने से मुझे पूछने से मेरा आंसर होगा नॉर्मली व परपेंडिकुलरली, और कोई एक लिखना है नॉर्मली और परपेंडिकुलरली, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, कोई भी सरफेस, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि कोई भी सरफेस का परपेंडिकुलरली जो पास कर रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जो नंबर टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है जो कि नॉर्मली व परपेंडिकुलर कोई भी सरफेस का परपेंडिकुलरली व नॉर्मली क्या हो रहा है, पास हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में से आता है आपका क्वेश्चन ऐसे। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, तो फ्लक्स को लिखते हैं फाई, मतलब डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इन वेक्टर फॉर्म। अब इसको सिंपल में लिखो तो फाई इक्वल टू ई एस भी लिख सकते हो डायरेक्टली, फाई इक्वल टू ई एस, ये आपका फ्लक्स। इसी फ्लक्स के बेसिस में हम लोग का जो गॉस लॉ है वो भी है, और उसका एप्लीकेशन इसी का बेसिस में, यही फॉर्मूला का बेसिस में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, और उसका एसआई यूनिट क्या होता है, मतलब सब पॉइंट में हम देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पूरा जन्म कुंडली देखेंगे। पहले आपने डेफिनेशन देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, अब देखेंगे एसआई यूनिट। एसआई यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपका फॉर्मूला पता है तो आप एसआई यूनिट निकाल सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या था कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट एस था ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और ये एस मतलब होगा सरफेस एरिया। ठीक है, डिस्टेंस नहीं है, सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया ना, वही बात है। डायमेंशन भी अगर आपको फॉर्मूला पता है, एसआई यूनिट पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो, डायमेंशन भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो न्यूटन है ना, न्यूटन मतलब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। ये मास इंटू एसिलरेशन, मतलब एल टी माइनस टू मतलब एसिलरेशन, एम मतलब मास। फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है ना, एफ इक्वल टू एम ए, तो वही वाला है ये। ठीक, और ये डायमेंशन एम एस स्क्वायर ब्रैकेट के अंडर लिखना है। मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, और पार कूलम तो डिवाइड में ऊपर आएगा तो -1, इन्वर्स साइन लग जाएगा -1। और ए टी का मतलब क्या है, कूलम मतलब चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू टाइम। ये करंट मतलब करंट का ऐसा होता है एम्पर, इसलिए इसको ए लिखा, ए मतलब एम्पर मतलब करंट, और टी मतलब मेरा टाइम, उसका इन्वर्स में पावर -1 हो जाएगा। पावर कितना है, -1। जब इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, एम एज टी आ जाएगा, एल स्क्वायर और एल क्यूब बन जाएगा, इधर एल स्क्वायर और इधर एल क्यूब, t-2 इधर t-1 कितना होगा, t-3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने से बेस सेम है ना, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो -2 -1, t-2 इधर t-1 कितना हो जाएगा, -1 प्लस -3, 2 1 प्लस 2 1 कितना 3 और -3। वैसे ही देखो यहाँ पर a, तो a का ऊपर भी -1 पावर होगा, -1 होल में है ना, t का पावर भी -1 है और a का भी -1 होल में है, तो इसको तोड़ना आप, ठीक है, सेपरेट कर लेना, तो a-1 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा डायमेंशन हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अगर आपका फॉर्मूला पता है तो डायमेंशन में निकाल सकते हो। ठीक है, ये वाला देखना आता है, डायमेंशन कभी भी पूछ देता है। ठीक है, तो फॉर्मूला को पता होना होगा, फॉर्मूला को याद रखना है कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ठीक है, नेक्स्ट है गॉस लॉ। व्हाट इज गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाई इट। मतलब इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूला से याद रख सकते हो कि गॉस लॉ में क्या बोलता है। देखो गॉस लॉ मतलब, देखो मैं इसका पूरा डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूँ, गॉस लॉ में एक्चुअली होता क्या है, गॉस लॉ इज नथिंग बट इट इज ऑल अबाउट द टोटल फ्लक्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बना था फ्लक्स, और टोटल फ्लक्स से बनता है फिर गॉस लॉ। ठीक है, उसमें गॉस लॉ में क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका, गॉस लॉ इज नथिंग बट वो भी एक क्या है, टोटल फ्लक्स है। ठीक है, टोटल फ्लक्स, जिसको सिंबल ऐसा होता है, देखो फॉर्मूला में ये टोटल फ्लक्स का सिंबल है। ठीक है, फ्लक्स का सिंबल है फाई, ये फाई है। ठीक है, ये फाई है, फ्लक्स ही है लेकिन ये टोटल फ्लक्स है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन वाला क्लोज इंटीग्रेशन नहीं है, ये फाई है सिंपल सा जो मेरा फ्लक्स में था। ठीक है, ये टोटल है, इसको TOTAL है, लिख लो टोटल। ठीक है, फ्लक्स टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन, ये क्लोज इंटीग्रेशन है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, क्लोज इंटीग्रेशन मतलब ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा
गोल एक और इंटीग्रेशन का साइन। क्लोज इंटीग्रेशन क्योंकि क्लोज सरफेस में हो रहा है ना, गोज लॉ क्या है, हमेशा एसोसिएट होता है टोटल फ्लक्स जो कि क्लोज सरफेस में है, इसलिए इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है, यहाँ पर डी फाई होगा, ठीक है, क्योंकि इधर वेक्टर साइन लगा है ना इधर भी, इसलिए इधर डी फाई होगा, ठीक, इधर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इधर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करने से फाई आ जाएगा और इधर इंटीग्रेट करने से आप लोग का ई एस आ जाएगा, ये डी हट जाएगा ना, इंटीग्रेशन से ये डी हट जाता है, ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अब इसका एक और फॉर्मूला है, वो है क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, यही आपका है डेफिनेशन में लिखना। इस इज नथिंग बट 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय इट। मतलब इनक्लोज चार्ज मतलब वो मान लो एक गोल स्फीयर है, उसके अंदर का बात हो रहा है, मतलब एक इनक्लोज सरफेस है, ठीक है, मान लो सब तरफ से बंद है, उसका अंदर में जितना भी चार्ज होगा, मतलब क्यू इनक्लोज लिखा है इसलिए, उसका 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मतलब 1 बाय एप्सिलॉन नॉट पे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई क्यू, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा ना। तो क्यू इनक्लोज मतलब जो क्लोज सरफेस के अंदर का बात हो रहा है, उसके अंदर जितना चार्ज है उसका डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका रेशियो को आप क्या बोलते हैं, गोज लॉ में, ठीक है। तो वही बोल सकते हैं कि टोटल फ्लक्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, इसी को बोलते हैं गोज लॉ। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, ये भी गोज लॉ का ही फॉर्मूला है, मतलब फ्लक्स का ही फॉर्मूला है जो हम लोग ने आगे पढ़ के आया है, ठीक है, जो फ्लक्स का मेन फॉर्मूला है, ठीक है, इसी से ये फॉर्मूला आता है और इसी को बोलते हैं बाद में गोज लॉ, ठीक है। इसको रेशियो के क्या बोलते हैं, गोज लॉ, ठीक, वही लिखना है आपको। अच्छा, इसका नोट देख लो थोड़ा बहुत। गोज लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस, जैसे मैंने बताया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि गोज लॉ है, आप मान लो एक ओपन सरफेस में, हाँ ठीक है, क्लोज सरफेस नहीं है, मतलब एक क्लोज लूप नहीं बना है, मान लो एक ये पूरा गोल एक लूप हो गया, मान लो इतना ही है सिर्फ, तो ये लूप नहीं हुआ है ना, कंप्लीट लूप नहीं है, गोल होना पड़ेगा तो लूप बनेगा, ठीक है। स्क्वायर ऐसा लूप बन सकता है, किसी भी डायरेक्शन में किसी भी शेप का लूप हो सकता है। लूप मतलब जो कंप्लीट आपका होता हो, ठीक है, जैसे एक ट्रायंगल है, एक ऐसा एक लूप बन गया, ठीक, मान लो एक ऐसा बात ऐसा है और ऐसा खत्म, तो ये लूप नहीं है, ठीक है, ये एक लूप है। तो ये आपका क्लोज सरफेस होना पड़ेगा, क्लोज लूप होना पड़ेगा, तभी आपका गोज लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए, ठीक, ऐसे खुला हुआ नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ शेप्स एंड साइज ऑफ क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस का साइज शेप कैसा भी हो सकता है, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकता है, साइज जितना भी बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो क्लोज होना पड़ेगा, ठीक है, खुला नहीं होना पड़ेगा, चारों तरफ से क्या होना पड़ेगा, बाउंड्री बंद होना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो एप्लीकेबल होगा गोज लॉ। वैसे सरफेस में आप क्या निकाल सकते हो, टोटल फ्लक्स निकाल सकते हो यूजिंग गोज लॉ, जो कि है चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये वाला फॉर्मूला था जो फाई का फॉर्मूला था, वही बात है, वही चीज़ है, ठीक है। वहाँ पर भी डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस था, लेकिन जब गोज लॉ का बात आएगा ई डॉट डी एस के आगे क्या लग जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है। वहाँ पर भी लास्ट में क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ पर डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस है ना, जब सॉल्व करेगा तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, डी हट जाएगा, हाँ, इंटीग्रेशन लगाने के बाद ये डी हट जाएगा, तो ये वेक्टर साइन भी हट जाएगा, डॉट प्रोडक्ट बीच, देखो वेक्टर साइन जब भी लगाओ बीच में एक डॉट देना, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, इसलिए वेक्टर साइन लगाते समय हमेशा डॉट देना पड़ता है। अब देखो ई डी एस बचेगा, तो इंटीग्रेट करने से क्या बचा, ई एस बच जाएगा, ई एस ओनली, ठीक है, जैसा होगा ना इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, तो कितना बचेगा, ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कितना होता है, एस, तो ई एस बच जाएगा, और फाई इक्वल टू ई एस, ई का वैल्यू बचाओ, ए का एस का वैल्यू बचाओ, एस मतलब एरिया, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, फाई निकल जाएगा, वही करना है। तो यहाँ पर भी वही करना है, आपको वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये डी को हटाना है ना, डी एस का डी को हटाना है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्लोज सरफेस के लिए बात हो रहा है, इसलिए क्लोज इंटीग्रेशन होगा। सिंपल इंटीग्रेशन तो ऐसा हम कर लेते, ठीक है, इंटीग्रेशन ऐसा, लेकिन अभी क्लोज सरफेस के लिए क्या होगा, गोल और ऐसा, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक। तो ये हो गया आपका टॉपिक 11 जो कि था इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गोज लॉ के ऊपर। और दूसरा टॉपिक नंबर 11 में हम लोग देखेंगे आगे का वीडियो में आपका एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ, ठीक है, जो कि 3 एप्लीकेशन है और एग्जाम में हमेशा एक ना एक आपका और में कभी कभी देता है, ठीक है, ज़्यादातर और में आता है, ठीक है, 5 मिनट का क्वेश्चन फिजिक्स में हमेशा और में आ जाता है, ठीक है, तो उसमें से एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है, ठीक है, बहुत बार मतलब दिखा है कि आया है, देखो 2024 में, ठीक है, 2024 में नहीं आया था, 2023 में आया था और में आया था, 2024 में नहीं आया था शायद, और 2025 में पूरा चांस है कि आप लोग का मतलब ये आ सकता है, ठीक है। तो अब दूसरा वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका टॉपिक नंबर 11, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।